आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, इस महासंग्राम में विजय हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका सहयोग और आपका प्यार इस चैनल पर बना रहे। हम कल के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं, किस कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, इस सभ्यता की हमारे को क्या देन है, ये सारी जानकारी हमने हासिल की थी। आज हम इसके आगे की जानकारी लेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने प्रकाश में लाया, कब इसकी खोज हुई, क्या क्या इसके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या ऐसी चीजें थी, उन पर हमने एक एक बिंदु पर चर्चा की थी। आज हम सबसे पहले जो सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल है उन पर चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम किस स्थान को खोजा गया था, किसने उसकी खोज की थी, वर्तमान में वो कहाँ पर है। ये सारी चीजें सारणी में लिखी हुई है। सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये जो सिंधु घाटी के जो 7 प्रमुख स्थान है, अधिकांश परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, तो हमें वही चीजें नोटिस करनी है जो हमारे परीक्षा उपयोगी हो। और जो ये 7 स्थान है, इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा कि इसमें या तो आपको खोज करता या उत्खनन करता, या आपको समय पूछ लिया जाएगा, या आपको बोलेंगे कि ये नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में होती है, दयाराम साहनी द्वारा सर जॉन मार्शल के निर्देश में। ये वर्तमान में रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और वर्तमान में ये पाकिस्तान प्रांत में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसके जस्ट एक साल बाद 1922 में इसकी खोज होती है, वही सर जॉन मार्शल के निर्देश में, रखलदास बनर्जी। और ये सिंधु नदी के किनारे पर है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा में इसकी खोज होती है 1951 से लेकर 1953 के बीच। खोज करता है अमलानंद घोष। इसके खोजकर्ता अलग है और उत्खननकर्ता अलग है। उत्खननकर्ता में आएगा बीबी लाल और बीके थापर। ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। आगे बात करेंगे हम लोथल। इसकी खोज होती है 1955 में, भोगवा नदी के किनारे। फिर आगे है चौधड़ो। 1931 में इसकी खोज होती है। खोज करता है एमजे मजुमदार और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान सिंधु नदी है तो पाकिस्तान में हो गई है। फिर आता है सुरकोटडा। 1972 में इसकी खोज होती है। जगपति जोशी, और ये वर्तमान में कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में। फिर लास्ट है हमारा धौलावीरा, जिसकी खोज 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जो ये उनके उत्खननकर्ता हैं। ये वर्तमान में लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो हम इस सारणी के माध्यम से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे परीक्षा उपयोगी, वो सारे एक बार इस सारणी को आप अपने नोटबुक पे आराम से लिख लें और अच्छे से इसको तैयार कर लें। क्योंकि जो अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको वर्ष पूछ लेंगे या आपको स्थान दे दिया जाएगा और आगे खोज करता हूँ मिलान कीजिए आपको, ठीक है। तो आप मिलान करने में इन सारी चीजों को याद रखिए। सर्वप्रथम दयाराम साहनी आता है जो हड़प्पा की खोज करता है। फिर आता है मोहनजोदड़ो, रखलदास बनर्जी आता है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय विस्तार था वो किस प्रकार से था, और जो नगरों में हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे इस हड़प्पा की। इन चीजों को आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है, साथ ही साथ आप लिखते रहें।
आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरा होने वाला है। हमारा आज का पहला स्थान है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज आपको पहले बता दी है, खोज करता कौन है ये सारे, अब बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। हड़प्पा से सबसे पहले दो टीले मिलते हैं हमें, इसे कहते हैं पूर्वी टीला और इसे कहते हैं पश्चिमी टीला। इसे नगर और इसे दुर्ग। इसमें सामान्य लोग ईंटों के घरों, ईंटों से निर्मित घर, और यहां पर जो लोग रहते थे अमीर, व्यापारी, सामंत या जो राजा महाराज, वो लोग पश्चिमी टीले में निवास करते थे। पूर्वी टीला सामान्य लोगों के लिए था। तो हड़प्पा से सबसे पहले हमें दो चीजें मिलती है कि लोग अलग अलग दो नगरों में निवास करते थे। एक पूर्वी टीला था, दूसरा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को हम नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीले को हम दुर्ग कहते हैं। नगर में सामान्य लोग रहते थे, ईंटों से बने मकान थे उनके, और पश्चिमी टीले में लोग अमीर, व्यापारी, सामंत जो भी वो रहते थे। अब इसमें एक और चीज आती है, विशाल अन्नागार के अवशेष। अन्नागार के अवशेष मतलब बड़े बड़े धान के जो कोठरे थे वो हड़प्पा से मिले हैं। इस अन्नागार का उपयोग हम व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। इसका उपयोग व्यापार, क्योंकि ये नदी के किनारे स्थित थे। नदी के किनारे स्थित थे और शायद यहाँ जो अन्नागारों में जो अनाज इकट्ठा किया जाता था वो किसानों से राजस्व के रूप में अनाज इकट्ठा किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो अन्नागार थे इसमें अनाज बनने के लिए किसानों से जो राजस्व आता था वो राजस्व मुद्रा में नहीं आता था, राजस्व अनाज के रूप में आता था, तो वो इन अन्नागारों में इकट्ठा किया जाता। शायद संकटकालीन समय में उपयोग करने इन अन्नागारों में जो अनाज था वो शायद संकट के समय, जैसे कभी बाढ़ आ जाती, कभी भूकंप आ जाता, या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिनसे कृषि चौपट हो जाती थी, उनसे निपटने के लिए जो इस अन्नागारों में जो अनाज इकट्ठा किया गया था वो उस समय उपयोग में लिया जाता था। अब इसमें आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यहाँ एक सभागार के अवशेष मिले हैं। धोती पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिलती है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा और एक सभागार के अवशेष भी मिलते हैं।
ईंटों से निर्मित चबूतरा भी मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा एक सभागार जो शायद किसी विशेष आयोजन में या जो उच्च श्रेणी के लोग थे वो इस सभा में किसी ऐसे मुद्दे पर जो समाज कल्याण की बातें उस सभागार में होती थी। धोती पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिलती है। ईंटों से निर्मित चबूतरा यहाँ से मिलता है। तो आपको हड़प्पा में दो ही चीजें पूछी जाएगी कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिलता है, तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। दूसरी चीज जो विशाल अन्नागार है उसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसमें एक चीज और है, कांस्य का दर्पण व इक्का मिलता है। कांस्य का दर्पण चेहरा देखने के लिए और एक इक्का मिलता है। हड़प्पा से हमें यही जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। हम बात करेंगे आगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसे हम इसका मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसकी खोज 1922 में हुई, सर जॉन मार्शल के निर्देश में रखलदास बनर्जी ने की थी। अब इस मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या अवशेष मिलते हैं? विशाल स्नानागार, अन्नागार, विशाल स्नानागार और अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार वाली कलाकृति है वो बहुत ही सबसे अच्छी कलाकृति मानी जाती है। ये विशाल स्नानागार है, तो यहाँ से जो ईंटों से निर्मित यहाँ इसके अंदर जाने तक दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। यहाँ एक कमरा बना हुआ है जिसमें हम कपड़े बदलने का, और इसका जो जलाशय है, मोहनजोदड़ो से भी हमें टीले मिलते हैं। इसका जलाशय है जो पश्चिमी टीले से आता है, और यहाँ जो इसके हौद के नीचे सबसे नीचे पानी निकासी के लिए एक मोरी भी रखी हुई है। तो आगे लिखते जाइए, इस स्नानागार के दोनों तरफ पक्की ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इसमें इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसके एक तरफ कपड़े बदलने का कमरा भी बना हुआ है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। और इसमें क्या क्या मिलता है हमें? एक नग्न नर्तिका की मूर्ति मिलती है। यहाँ से फर्श में जो ईंटें पक्की है वो कहाँ पर मिलती है? मोहनजोदड़ो। एक नग्न नर्तिका की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो। इसी क्रम हम आगे लिखेंगे, कुम्हार की 6 भट्टे मिलते हैं यहाँ से।
इसे चिमनी कहते हैं। 6 भट्टे मिले हमें जिसको हम चिमनी कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस स्थान से कुम्हार के 6 भट्टे मिले, तो हमें मोहनजोदड़ो आंसर देना है। कुम्हार के 6 भट्टे मिले। अब भट्टे मिले हैं तो मिट्टी के बर्तन पकड़ने के लिए उपयोगी हुए या शायद ईंटों को पकड़ने के लिए उनका उपयोग किया होगा। अब हम आगे बात करेंगे शैलकड़ी से निर्मित एक पुरोहित की धड़। शैलकड़ी से निर्मित पुरोहित की धड़। शैलकड़ी पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिससे एक पुरोहित की धड़ हमें मिलती है। साथ ही साथ पशुपति शिव की मूर्ति भी मिलती है। अब इस पशुपति शिव की मूर्ति के आगे देखो, एक हाथी, एक बाघ व गेंडा चारों तरफ है तथा दोनों पांवों पर एक एक हिरण तथा स्वयं पशुपति वैसे के ऊपर विराजमान है। पशुपति शिव की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। अब पशुपति शिव की मूर्ति की क्या विशेषता है? उसके चारों तरफ एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा होता है और दोनों पांवों पर वो एक एक हिरण होता है और वो योगा मतलब पद्मासन की अवस्था में बैठा हुआ मिलता है और पशुपति स्वयं खुद एक भैंसे के ऊपर बैठे हुए विराजमान होते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से हमें चीजें मिली। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से हाथी के कपाल का खंड मिलता है तथा घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिलती है। तो घोड़े के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो। हाथी के बारे में जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, लेकिन घोड़े के कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलते हैं। घोड़े के विशेष प्रमाण हमें या तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं या लोथल से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो पर हमने सारी चर्चाएं कर ली है। इसमें कुम्हार के 6 भट्टे मिले हैं, शैलकड़ी के पत्थर से निर्मित पुरोहित की धड़ मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, हाथी के कपाल और घोड़े के थोड़े बहुत साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इंपोर्टेंट चीजें यही है मोहनजोदड़ो से। अब नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा, जो राजस्थान में गगन नदी के किनारे। इसकी खोज 1951 से 53 के बीच इसकी खोज होती है तथा उत्खनन इसका 1961 में होता है। उत्खनन करने वाले बीबी थापर बीबी लाल व बीके थापर, ये हमारा कालीबंगा। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहां से क्या मिलता है? अग्निकुंड। खेती के प्रमाण, खेती के प्रमाण में अभी मिश्रित खेती। अग्निकुंड मिलता है यहां से।
कालीबंगा का सामान्य अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और अग्निकुंड यहां से मिलता है कच्ची एवं अलंकृत, कच्ची एवं अलंकृत ईंटों के प्रमाण। देखो पक्की ईंटों के प्रमाण हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिलता है, लेकिन कच्ची और अलंकृत ईंटें कालीबंगा में मिलता है। नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं। कालीबंगा में नालियों के जो अवशेष हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड मिलता है, तो शायद हवन करने के लिए या कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग किया गया। खेती के प्रमाण मिले हमें, खेती के प्रमाण हमें मिश्रित खेती मतलब 2 या 3 फसलें एक साथ उगाई जाने के प्रमाण मिले। कच्ची एवं अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले। पक्की ईंटों के प्रमाण हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नालियों के अवशेष नहीं मिले, लेकिन नालियां पक्की ईंटों के अवशेष नहीं मिले, लेकिन लकड़ी की जो नालियां हैं उनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्रत्येक घरों में कुएं के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यहां से ऊंट की हड्डियां के प्रमाण मिले हैं। ऊंट की हड्डियों के प्रमाण मिले तो वहां इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट से परिचित थे। ऊंट का उपयोग या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया गया होगा या माल ढोने के लिए इसका उपयोग किया गया। एक कपाल में 6 छेद मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे। यानी एक कपाल मिला है हमें, उसमें 6 छेद, खोपड़ी में 6 छेद मिलते हैं, जिसके आधार पर हमें अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शल्य चिकित्सा के प्रति जानकारी रखते थे। इसके नोट ले लें आप इसका एक बार। तो कालीबंगा से हमें, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड के अवशेष कालीबंगा से मिलते हैं। खेती के प्रमाण कालीबंगा से, खेती में भी मिश्रित खेती के प्रमाण यही से मिलते हैं। कच्ची एवं अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिलते हैं हमें। नालियों के अवशेष नहीं है, लेकिन लकड़ी की नालियों के अवशेष हमें मिले हैं। ये पक्की और ईंटों से निर्मित नालियों के अवशेष नहीं है। प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। ऊंट की हड्डियों के प्रमाण में मिलते हैं। घोड़े की हड्डियों के प्रमाण में कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। तो ऊंट की हड्डियों के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ से एक कपाल मिलता है जिसमें 6 छेद होते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते हैं। चौदड़ो, यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिलते हैं, जिसमें लिपस्टिक के प्रमाण
प्राप्त हुए हैं। यानी चौदड़ों समाज के लोग थे वो बहुत ही सौंदर्य प्रसाधन के प्रति अपनी रुचि रखते थे तथा साथ ही साथ उसमें प्रयुक्त होने वाली लिपस्टिक के हमें साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमें एक कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान मिलते हैं। जब अपने सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन पर हमने चर्चा की थी कि यहाँ के जो लोग थे वो कृषि कार्य कर रहे थे, लेकिन कृषि कार्य करते हुए भी उन्होंने पशुपालन पर विशेष महत्व दिया। तो पशुपालन में गाय, भैंस, बैल, बकरी ये हो गया उनका पशुपालन, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पालतू जानवर कुत्ते को भी पाला है और बिल्ली के भी प्रमाण मिलते हैं। तो कुत्ते और बिल्ली के जो पंजे के जो निशान है वो हमें कहां से मिलते हैं? चौदड़ों से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहां से हमें और क्या चीजें मिलती हैं? उसमें एक मिट्टी की मुद्रा पर यहां से एक मिट्टी की मुद्रा पर घड़ियाल व मछली के चित्र प्राप्त होते हैं। चौदड़ों सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिलता है, उसमें हमारे सबसे पहला आता है लिपस्टिक, दूसरा आता है कुत्ते और बिल्ली। काफी बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें कि लिपस्टिक के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं और कुत्ते और बिल्ली के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं। तो कुत्ते और बिल्ली के प्रमाण हमें चौदड़ों से और लिपस्टिक भी वहीं से मिलती है। यहाँ से एक चीज और मिलती है, जो मिट्टी की मुद्रा होती है उस पे घड़ियाल और मछली के चित्र अंकित किए हुए होते हैं। तो ये हमें चौदड़ों से ये जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करेंगे लोथल की। लोथल वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? वो है शंख, जो शंख होता है ना, शंख पर कार्य करने का कारखाना मिलता है। यहां से लोथल की जो मुद्राएं हैं वो पश्चिमी एशिया यानी मेसोपोटामिया तक यहाँ की मुद्रा पश्चिमी एशिया, मेसोपोटामिया से भी मिलती हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका व्यापार वहां तक फैला हुआ था। लोथल को हम एक व्यापारिक केंद्र भी कहते हैं, व्यापारिक केंद्र भी कहते हैं। यहां से हमें जो आटे पीसने के दो पार्ट मिलते हैं, आटा पीसने के दो पार्ट प्राप्त होते हैं, जो
सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है। लोथल भोगवा नदी के किनारे संघ पर कार्य करने का जो कारखाना मिला है वो हमें लोथल से मिला है। यहाँ की मुद्रा पश्चिमी एशिया तक यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई वहां से हमें लोथल की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो व्यापार था वो यहाँ तक फैला हुआ था। इसको हम व्यापारिक केंद्र भी कहते हैं क्योंकि ये नदी के किनारे समुद्र के किनारे स्थित था। पाट आटा पीसने के 2 पाट प्राप्त हुए वो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान से प्राप्त होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आप। और इसमें फारस की मुद्रा व्यापारी केंद्र है ये, तो यहाँ से हमें फारस की मुद्रा भी मिलती है। बाजरा के अवशेष मिलते हैं। लोथल से चावल के अवशेष मिलते हैं। चावल की खेती के 1800 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पर चावल की खेती होती थी। ये चीज मिलती ना कि चावल के अवशेष हमें एकमात्र कहां से मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। इसके साथ साथ बाजरा के भी प्रमाण मिले हैं। यहां से बाजरा का प्रमाण मिला है। लोथल के निवासी चावल की फसल उगाते थे या उनको ये जानकारी थी। यहां से एक लोमड़ी व कोआ के चित्र भी मिलते हैं। तो ये चीजें हैं हमें लोथल से मिलती हैं। यहाँ से हमें बाजरा के प्रमाण मिलते हैं। लोथल के निवासी चावल की फसल उगाते हैं। एक लोमड़ी और कोआ जो एक मृदबाण चित्र है उन पर उकेरे हुए हैं। तो ये लोथल हमारा पूरा हुआ। आगे हम बात करेंगे धोलावीरा, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पार्ट। फिर हम चर्चा करेंगे कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक एक करके। ये हमारा हो गया धोलावीरा। इसकी खोज सबसे अंत में होती है, समथिंग 1990 या 93 के आसपास होती है। धोलावीरा से हमें क्या मिलता है, इसका अर्थ हम कहते हैं इसको शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं। धोलावीरा को हम सफेद कुआं कहते हैं शाब्दिक अर्थों में। यहां से हमें क्या मिलता है, नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी और 10 चिन्हों वाला एक बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है। 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख मिलता है यहां से। फिर आगे समांतर चतुर्भुज की नगरीय व्यवस्था के प्रमाण मिलता है हमें। मतलब चारों तरफ से एक समान चतुर्भुज की तरह नगरीय व्यवस्था यहां से मिलती है। और ये शहर 2 भागों में नहीं अब तो
3 भागों में विभाजित था। ये तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में हमने सारी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, समाज में लोग किस प्रकार से रहते थे, धार्मिक अनुष्ठान उनका क्या था, विशाल स्नानागार मिले हैं तो उसका उपयोग किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान, जैसे हमें वर्तमान में राजस्थान में जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब पुष्कर के अंतर्गत एक साथ सभी लोग स्नान करते हैं, तो वहां पर जो कुंड निर्मित है उसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता है। और वर्तमान में जो हमारे 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है वहाँ एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं, उसी प्रकार उस स्नानागार का जो उपयोग किया जाता था वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। दूसरी चीज इमारत मिलती है वो अन्नागार। अन्नागार का उपयोग इसलिए किया, शायद इस आधार पर क्या होगा कि जो किसानों से मिलने वाला राजस्व था और उस राजस्व को एक संकट काल के समय उपयोग लेने के लिए उन अनाज के कोठारों में वो अनाज इकट्ठा किया जाता था। व्यापार का जो आधार था उनका वस्तु विनिमय था, मुद्रा विनिमय इनका नहीं था, मतलब वस्तु के बदले उसको वस्तु दी जाती थी। यह सिंधु वासियों का व्यापार था। और व्यापार किन किन चीजों का किया जाता था, आभूषणों का किया जाता था। वहां के लोग, उस समाज में कौन कौन से लोग रहते थे, पुरोहित वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहते थे, श्रमिक वर्ग रहते थे, शिल्पी रहते थे, जुला रहते थे। अब शिल्पियों का उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वो नए नए भवन बनाने में, आभूषणों से नई आभूषण गहने बनाने में और जो औजार बनाने में उनका जो कार्य था वो समय वो महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन जब इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत यानी उत्तरावस्था में इन लोगों को तांबे के बारे में जानकारी मिल जाती है। अधिकांश औजार हमें जो मिले हैं वो हमें पत्थर से मिले हैं, लेकिन कांस्य युगीन होने के बावजूद वो बिल्कुल कांस्य का उपयोग भली भांति जानते थे, लेकिन कांस्य के जो औजार है वो हमें बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और कि वहाँ उनके लोगों का खान पान क्या था, लोग गेहूं और जौ अनाज के रूप में सेवन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों वर्ग के लोग रहते थे। मांसाहारी में लोग सुअर और मछली का मांस खाते थे। वहाँ के लोग सूती कपड़ा और ऊनी कपड़े दोनों का प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। इसमें फिर आते हैं इन लोगों की मुद्रा क्या थी, लिपि। सिंधु वासियों की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम चित्र लेखा लिपि भी कहते हैं, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। 250 से 400 तक इनके जो नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी में सबसे पहले जब इसका उत्खनन या इसका खोज शुरू हुई थी उस समय एक मोहर मिलती है। मोहर के ऊपर वर्षभ का चिन्ह अंकित होता है और नीचे 6 अक्षर, दूसरी तरफ 6 अक्षर है। अभी तक उन 6 अक्षर का कोई अभी तक मतलब हमें पता नहीं चला है। जिस दिन हमें पता चल जाएगा उस दिन हम अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हम हासिल कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। सिंधु घाटी, कई विद्वान कहते हैं अलग अलग मत है, लेकिन अभी तक सभी मतों पर एकजुट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण सिंधुवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। कोई विद्वान कहते हैं कि बाहरी आक्रमण, कभी प्राकृतिक मतलब जो वातावरण था उसमें चेंजेस, बदलाव। प्राचीन काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंध प्रदेश में बारिश की मात्रा बहुत अधिक होती थी, हर साल बाढ़ आने के चांसेस और भी ज्यादा थे। लेकिन वर्तमान में पहले के अनुपात में अब इतनी बारिश नहीं होती है, तो ये भी कारण होता है कि पहले बारिश अच्छी तो होती थी और अब बारिश कम होने की वजह से वहां से लोग चले गए। लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कई कुछ लेखक ये भी बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी थी उनका स्थान चेंज हो गया। जब आप कोई भी संस्कृति उठा के देख लो, चाहे मिस्र हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे सिंधु घाटी हो, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लोगों का निवास भी ज्यादा होगा, क्योंकि आदमी की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो पानी की होती है।
और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे अच्छी देन है वो एक नगरीय सभ्यता, मतलब नगर को एक सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया गया था। नगर, उसमें जो घर बनाए गए थे उनका जो एक जालनुमा पद्धति या हम उसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, और उस मकानों के सामने जो सड़कें थी, सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घरों में हमें कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए और लकड़ी की नालियां, और उन नालियों में जगह जगह पर छोटी छोटी मोरियां भी बनाई गई थी जिसमें वो कचरा समय समय पर बाहर निकाल दिया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधुवासी जो लोग थे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक थे। वहां से हमें सौंदर्य के रूप में लिपस्टिक, कांसे का दर्पण मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोगों का जो मनोरंजन के साधन या जो सौंदर्य प्रसाधन की ओर उनकी भी रुचि थी। और उनका मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन के साधन में वो खेलकूद है, नृत्य है, शिकार करना है, ये उनका मनोरंजन के साधन थे। अब हम बात हमने इन जो प्रमुख 7 जो प्रारंभिक अवस्था में परिपक्व अवस्था में मिले हैं जो 7 नगर प्रमुख रूप से, उन पर हमने एक एक पर चर्चा की है। अब बात आती है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको सिंधु घाटी सभ्यता से किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। या तो वो आपको कला संस्कृति के बारे में पूछे जाएंगे या किसी स्थान से लेकर कि सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन या खोज किसने की, कब हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे सामने आता है सिंधु सभ्यता का जो काल है। सिंधु सभ्यता का काल, मतलब काल निर्धारण करने की जो पद्धति वो C14 पद्धति, उस आधार पर हमने काल को निर्धारण किया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने। इसका पहला जो ऑप्शन आएगा वो हमारे सामने होगा 2350 से 1750 ईस्वी। फिर आएगा 1750 से 2350 ईस्वी। सी ऑप्शन देंगे 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और डी देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आसानी से वो सारी चीजें याद है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, आपको पता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन आप जब क्वेश्चन उस एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो और आपके में जो हड़बड़ाहट है उसकी वजह से आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो। जो पढ़ते हो तो आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ते हो सही ढंग से। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, आपको पता है 2350 से 1750, तो आप ये नहीं देखोगे पीछे ईस्वी सन है ईसा पूर्व, आप सीधे ये राइट करके आ जाओगे। जब आपके सामने आंसर शीट आएगी तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, पूरे ऑप्शन आपको सही ढंग से पढ़ने हैं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ऑप्शन को 2 बार पढ़ने। समय आपका भले ही नष्ट हो लेकिन आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आपके 80% चांसेस हो जाते हैं कि आप उस क्वेश्चन को सही उत्तर दे सकोगे। तो हमारा क्वेश्चन है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। आपको भ्रमित करने के लिए जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो हमेशा ही आपका गलत होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा पहला ऑप्शन गलत होता है, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें अधिकांश तो वो सारी चीजें याद होती हैं। फिर आपको पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का वर्गफल क्या है, जो फैलाव है वो क्या है। तो आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें 13,000 भी देंगे आपको संख्या देखनी है। फिर कालक्रम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव जम्मू कश्मीर से नर्मदा नदी के मुहाने तक, फिर पूर्व में ये मेरठ से पश्चिम में बलूचिस्तान पर। तो इस प्रकार से हमारी इस सिंधु घाटी सभ्यता पर हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल के साथ आपका प्यार सहयोग ऐसे ही बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।